हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे कटिंग ऑफ शेप्स। तो कटिंग ऑफ शेप्स के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और उसके बाद शेप्स इन शेप्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार ये ट्राई करो। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो मैं दे चुका हूँ आपको। A solid cube is cut into three cuboids of same volumes. What is the ratio of the surface area of cube to the sum of surface area of any two of the cuboids so formed? तो यहाँ पर हुआ क्या है, एक सॉलिड क्यूब को काट कर तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, उससे तीन क्यूबॉइड बना दिए गए, सेम वॉल्यूम है उनका। तो एक तो ये कैसे काटा जाएगा, तीन क्यूबॉइड कैसे बनेंगे, मतलब तीन टुकड़े ही करने हैं, एक ही तरीके से कट सकता है फिर ऐसे। मान लो ये है, इसमें मैं ऐसे दो कट मार दूं, ऐसे तीन टुकड़े बन जाएंगे इसके। ये समझ पा रहे हो? अगर आपको तीन टुकड़ों में काटना है, अब तक हम ऐसे कट लगा रहे थे कि ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, लेकिन वैसे तो आठ टुकड़ों में पड़ जाएगा। तो तीन टुकड़ों में बांटना है और इक्वल वॉल्यूम के तीन टुकड़ों में बांटना है। तो कैसे होएगा, इसकी जो हाइट है उसका वन थर्ड इसकी हाइट को बराबर तीन हिस्सों में बांट दो, या फिर ऐसे तीन बराबर हिस्सों में काट दो, ऐसे ऐसे दो कट लगा दो। आप इसको खड़ा भी काट सकते थे, ऐसे भी ये हो सकता था, लेकिन बात एक ही है। ये तो दिखेगा नहीं, जो भी है आप समझ जाओगे, वो मेन बात है। ऐसे खड़े भी तीन टुकड़े हो सकते थे, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे अगर मैं दो कट लगा दूं, बट बात एक ही है, बिकॉज ये क्यूब है तो एक ही डायमेंशन रहेंगी, एक ही तरह के टुकड़े बनेंगे। ये खड़े हैं, बस ये लेटे हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है, एग्जामिनर ने हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एनी टू ऑफ द क्यूबॉइड्स। ठीक है, एनी टू ऑफ द क्यूबॉइड्स। तो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नंबर वन, हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हमने तीन टुकड़ों में बांटा है तो इसीलिए इसकी एज को मैंने तीन मान लिया कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन है। क्यूब है तो तीनों बराबर होंगी। तो अगर मैंने इसको तीन मान लिया तो इसकी लेंथ भी तीन होगी, इसकी ब्रेड्थ भी तीन होगी, बस इसकी हाइट एक हो जाएगी। सेम ये होएगा, सेम ये होएगा, तीन तीन एक, तीन तीन एक। बिकॉज लंबाई और चौड़ाई तो इन टुकड़ों की इसी के बराबर होगी, लंबाई चौड़ाई में तो कोई फर्क ही नहीं आया, सिर्फ हाइट को हमने तीन हिस्सों में कर दिया है। तो बोल रहा है इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया तो क्या होएगा भाई, 6 × a², तो 6 × 3 × 3। और इन दो क्यूबॉइड्स का टोटल सरफेस एरिया, अच्छा ऐसे एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होएगा, वो होएगा 2 × 3 एकम 3 L × B, B × H 3 एकम 3, फिर एक तिये 3। तो 3 9 दूनी 18, एक का होएगा 18, तो दो का कितना होएगा, 2 × 18। सिंपल, ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है भाई, आसान लगा। 6 × 3 = 18, 3:2। अब 3:2 वहाँ पर है नहीं, कहाँ गड़बड़ किए हैं, देखते हैं क्या गड़बड़ हो गई। अच्छा, 3 × 3 = 9 होना था। तीन इंटू तीन 9, प्लस 3 एकम 3, प्लस एक तिये 3, तो 3 और 3 6, 9 और 6 15 दूनी 30, तो ये होना था भाई साहब 30। ठीक है, अब देखते हैं। तो 3 तिये 9/10, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है सर,
एक और तरीके से हम इसको कर सकते थे। एक और तरीके से कैसे कर सकते थे, देखो। जब मैंने इसको ऐसे काटा तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट मेथड, ये अपना हो जाएगा सेकंड मेथड। अगर मैं किसी भी क्यूब को ऐसे एक कट लगा देता हूं, सपोज मैंने एक कट लगाया, तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि यहां पर जो एरिया डेवलप हुआ है, ये जो एरिया डेवलप हुआ है, ये किसके बराबर है? मैंने क्यूब को काटा है, ध्यान रहे क्यूब की जो एज है वो ए है, तो यहां पर जो एरिया डेवलप हुआ है वो किसके बराबर है? वो है ए स्क्वायर के बराबर। और यहां पर जो एरिया डेवलप हुआ है यहां पर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ की बात कर रहा हूं, वो भी ए स्क्वायर होएगा। तो अगर मैं एक कट लगाऊंगा तो 2a² का फायदा होता है, 2a² का, एक कट से। क्योंकि मैं कट लगाऊंगा तो एक नया एरिया ऊपर की तरफ डेवलप होगा, एक नया एरिया नीचे की तरफ डेवलप होगा। ठीक है, तो मैंने कितने कट लगाए? मैंने 2 कट लगाए। तो 2 कट से अगर मैं लगाऊंगा तो 2 इंटू एक कट से 2a² का फायदा हो रहा है, टोटल 4a² का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब का एरिया कितना है? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a²। और 3 क्यूबॉइड्स का कितना हो जाएगा? 3 के 3 क्यूबॉइड्स का, तो 3 क्यूबॉइड्स का हो जाएगा मेरे भाई 6a² प्लस में 4a², यानी कि 10a²। जब आपने कट लगाए तो ये जो क्यूबॉइड बने, इनका टोटल सरफेस एरिया जो क्यूब था उतना तो है ही है। जब हमने कट लगाया तो 2 नए फेस डेवलप हो गए यहाँ पर, फिर कट लगाया तो 2 और नए सरफेस डेवलप हो गए। अगर ऐसे ही हम 10 कट लगा देते तो हर कट से 2 नए a² पैदा हो रहे हैं, 10 कट से 20a² पैदा हो जाते। नए, पुराने वाला एरिया ये तो है ही जो यहां पर था। तो 3 क्यूबॉइड्स का एरिया कितना है? 3 क्यूबॉइड्स का एरिया है ये। तो अगर 3 का इतना है तो 2 का कितना होगा? इसको 3 से डिवाइड करो, ये 1 का आ गया, 2 से गुणा करो, क्योंकि उसने बोला था कि ऐसे ऐसे 2 क्यूबॉइड्स का। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। a² से a² गया 2, 3 6, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 9/10। सर हम ऐसे करें या ऐसे करें, आप कैसे भी कर लो, अंडरस्टैंडिंग दोनों की होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो। समझ में दोनों आ गए ना? ठीक, तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। ये बताओ, A right circular cylinder has height as 18 centimeter, radius as 7 centimeter. The cylinder is cut into 3 equal parts by 2 cuts parallel to its base. ये इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। सिलेंडर में 2 कट लगाए हैं पैरेलल टू इट्स बेस और उसको 3 बराबर पार्ट्स में बांट दिया गया। यानी कि कैसे बांटा है? आपको एग्जैक्टली एग्जाम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बना रहा हूँ ये चीज़ें आपके दिमाग में आप समझ सकते हो। तो अगर आप इसको 2 कट लगाओगे ऐसे, अगर आप काट दोगे तो ये सब बनेगा, देखना। तो ये वाला हिस्सा बनेगा, ठीक है। अगर हम 2 कट लगाएंगे ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है सर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया? तो ये परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है। तो परसेंटेज इंक्रीज हम कैसे बताएंगे? हम ऐसे बताएंगे कि भैया ऊपर लिखेंगे फाइनल एरिया, कि फाइनली एरिया कितना हो गया, और नीचे लिखेंगे इनिशियल एरिया कि पहले एरिया कितना था। उनका अगर रेशियो आ गया तो परसेंटेज भी आ जाएगी। ठीक है सर, अभी देख लेते हैं। तो देखो, इसको आप 2 तरीकों से कर सकते हो। आप ऐसे कर सकते हो कि इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 18,
तो अगर इसके पूरे की हाइट 18 है तो इसकी हाइट हो जाएगी 3 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी 6 6 6। हाँ जी सर। तो एक छोटा सा सिलेंडर हो गया जिसका रेडियस उतना ही है जितना पहले वाले सिलेंडर का था। इसका रेडियस कितना है 7, हाइट कितनी 18, तो इसका रेडियस भी होएगा भाई साहब 7 और हाइट कितनी हो जाएगी 6। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 सिलेंडर हो गए जिनकी ये हाइट है, उनका टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि जो हमने कट लगाए हैं इससे नया एरिया कितना डेवलप हुआ, ये पुराना एरिया है, नया एरिया कितना डेवलप हुआ, तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं ऊपर, ऐसा मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है फाइनल एरिया कितना हुआ, एरिया एडिड, कितना एरिया ऐड हुआ है नया अपने इस काम के करने के कारण। हम यही तो बता रहे हैं कितने परसेंट इंक्रीज हो गया एरिया, तो नया कितना ऐड हुआ। तो जब आपने कट लगाया तो क्या हुआ बताना जरा, जब आपने कट लगाया तो ये नया एरिया डेवलप हुआ और डिट्टो ऐसा ही एरिया ऊपर डेवलप हुआ। तो इस कट के लगाने से 2 नए सर्कल जुड़े हैं, 2 सर्कल जुड़े हैं। इस कट के लगाने से 2 नए सर्कल जुड़े हैं। सर 2 सर्कल कैसे जुड़े हैं, एक ये नीचे एक ऊपर जो आपको दिख नहीं रहा, जो नीचे वाला होता है। एक कट लगाने से 2 सरफेस होते हैं क्योंकि 2 हिस्सों में बढ़ जाती है चीज। तो 4 सर्कल का एरिया नया जुड़ा है। ठीक है सर, 4 सर्कल का एरिया जुड़ा है और उस सर्कल का रेडियस कितना है 7, तो नया एरिया जुड़ा है। तो अगर रेडियस 7 है तो सर्कल का एरिया कितना होगा 154, हमें पता है, नहीं तो आप निकालोगे। तो 4 × 154 ये नया एरिया ऐड हुआ है। पहले कितना एरिया था, ये इंक्रीज हम बता रहे हैं। पहले एरिया था ये 2πr, 2πr, रेडियस कितना है 7 × r + h, सॉरी 2πrh, r प्लस, टोटल सरफेस एरिया ये बोल रहे हैं तो r + h आ जाएगा। ठीक है, तो r + h यानी कि 7 + 28 25। ठीक है भाई, करें कैलकुलेट। तो 22 से चला जाएगा 7 पर, 1 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से चला जाएगा 2 पर। तो ठीक है, 7 दूनी 14/25 गुणा में कर दो 100, तो 25 चौके 7 दूनी 14 चौके 56, 56% आ जाएगा भाई। नेट 56% वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे बढ़ूं। देखो, a solid cube has side 8 centimeter. It is cut along diagonals of top face to get 4 equal parts. अच्छा, जो टॉप का फेस है उसके डायगोनल्स के अलोंग कट मारा है, उसके जो डायगोनल्स होते हैं उसकी तरफ इन्होंने काटा है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। कैसे काटा एक बार ये देख लेते हैं। इन्होंने कैसे काटा है, इन्होंने ऐसे कट लगा दिया, ऐसे ऐसे चाकू चला दिया। एक तो ऐसे डायगोनल्स ऐसे 2 टुकड़े हो गए, फिर वहीं पर ये रखा रहा, मान लो पनीर का टुकड़ा है, और फिर एक कट ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे 4 टुकड़े हो जाएंगे। कैसे 4 टुकड़े हो जाएंगे, मैं एक टुकड़ा बना के बता देता हूं, इधर वाला टुकड़ा बना के बता रहा हूं। जैसे ये है, ये वाला टुकड़ा मैंने बना के बताया आपको, ऐसे 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये एक प्रिज्म बन गया विद ट्रायंगुलर बेस, और इसके जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं हमेशा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी यहाँ पर। ये इसके डायगोनल का हाफ है, ये इसके डायगोनल का हाफ है, ये इसकी साइड है। तो सब कुछ हमें पता है, मतलब इन फ्यूचर अगर इसके ऊपर कोई और क्वेश्चन आए तो अब उसने क्या पूछा है वो हम देखते हैं, क्या पता इसकी जरूरत ही ना हो हमें। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। तो हर एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कितना है, तो इस पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कितना है ये बताना है। तो इजीली बता सकते हैं भाई, टोटल सरफेस एरिया क्या होएगा, ये एक प्रिज्म बन गया, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट, प्लस में ये तो हो गया लेटरल सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस बॉटम, सिंपल। ठीक है, तो निकालते हैं। तो इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड है 8, तो ये हो जाएगा जी 8। अगर ये 8 है तो ये पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा 8√2, तो फिर ये हो जाएगा 4√2। डायगोनल का पूरा डायगोनल 8√2, तो उसका 4√2।
तो ये हो जाएगा 4√2, ये भी हो जाएगा 4√2, ये भी डायगोनल का हाफ है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट, हाइट कितने है, हाइट भी हो जाएगी 8 प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। ठीक है भाई, यही करना है, यही कर दें, ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है भाई, पेरीमीटर ऑफ द बेस तो 4√2 प्लस 4√2 8√2 प्लस 8 8√2 प्लस 8 पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट, इसकी हाइट है 8 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बॉटम, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम हो जाएगा। तो 2 इंटू बॉटम है एक ट्रायंगल, तो वैसे तो हाफ इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, बाद में आप टेक्स्ट सॉल्यूशन से समझ पाओगे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 4√2 इंटू 4√2। ठीक है, करें फिर, तो ये हो जाएगा भाई 8×8 64√2 प्लस 8×8 64 प्लस में 4 चौके 16 दूनी 32। कैसे दे रखा है ये देख लेते हैं। 64√2 प्लस में 96। ठीक है, और किसी तरीके से कर सकते थे इससे अच्छा। नहीं, ऐसे करने बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये देखो भाई, इसमें आएगा मजा। A sphere of radius r is divided into 4 identical parts, then the total surface area of the 4 parts is। तो 4 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया क्या है? तो यहाँ पर 4 पार्ट्स नहीं है, 4 आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, आइडेंटिकल पार्ट्स, एक जैसे 4 हिस्से। तो एक जैसे 4 हिस्सों में कैसे बांट सकते हो? क्योंकि बांटने को तो आप सफियर को ऐसे भी बांट दोगे, मान लो अपने पास ये सफियर है, काटने को तो आप इसको ऐसे भी काट दोगे कि एक कट यहां पर लगा दिया है, ऐसे 3 ऐसे हिस्सों में बांट सकता हूं मैं। समझ में आ रही है कुछ बात? मैंने इसको ऐसे काट दिया, बट क्या ये एक जैसे पार्ट हैं? सर एक जैसे तो नहीं है। तो आइडेंटिकल एक जैसे पार्ट में आप कैसे बांटोगे? मतलब आप चाकू को कैसे चलाओगे कि 2 एक जैसे पार्ट बन जाएं? तो आपको ये जो बीच में जो ये मैंने बनाया है ना, सबसे बड़े वाला सर्कल जो इसके अंदर बन सकता है, बिल्कुल बीच में, जिस प्लेन के अंदर इसका सेंटर है, ऐसे काटना पड़ेगा, 2 हेमिस्फीयर में बांटना पड़ेगा। ठीक है, वो 2 बराबर होंगे। यानी कि जब हमने आइडेंटिकल पार्ट में काटना है तो बिल्कुल ऐसे बीच में से चाकू काटना पड़ेगा। तो एक ऐसे कट मारूंगा, एक ऐसे कट मारूंगा, तो 4 टुकड़ों में बट जाएगा। एनिमेट करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, फिलहाल आपकी विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी सफियर को काटने की बात आएगी ऐसे ही हम काटेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे काटा गया है। देखो, एनिमेट करके देखते हैं। ये अपना सफियर है, ओके, तो इसको एग्जैक्टली यहां से मैं काटूंगा, तो ऐसा कुछ हेमिस्फीयर, तो ऐसे 2 हेमिस्फीयर बनेंगे, दोनों आइडेंटिकल होंगे। तो मान लो इसके ऊपर दूसरा हेमिस्फीयर रखा है, तो एक कट मैंने ऐसे मार दिया। अब इसको भी अगर 2 बराबर हिस्सों में बांटना है तो कैसे बांटोगे बताओ, सोचो जरा। तो इसको ऐसे ही बांटोगे ना, जहां से सेंटर पास हो रहा है वहीं से एक कट लगाओगे, ऐसे बिल्कुल बीचों बीच से एक कट लगाओगे, तो ये 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो एक कट मैंने ऐसे लगाया, एक कट ऐसे लगाया, 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो इसको भी फर्दर बांट के दिखा रहा हूं, जैसे मैंने एक ऐसे कट लगा दिया। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई बात? ऐसे कट लगा दिया, देखो। यानी कि जो भी हम कट लगा रहे हैं, ये तो मैंने सिर्फ हेमिस्फीयर को काट के दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अदरवाइज किया क्या है, एक ऐसे मारा, एक ऐसे मारा, तो ये 1/4 हिस्सा है इसका। ठीक है, तो सभी भागों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो, सारे पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करो। तो यहां पर हम ये नहीं करेंगे कि इस पार्ट का टोटल सरफेस एरिया निकाले, वैसे निकालने को निकाल सकते हैं, इस एक पार्ट का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे जब भी हम एक कट लगाते हैं तो नया एरिया कितना ऐड होता है। जब आप एक कट लगाते हो इस तरीके से तो नया एरिया कितना ऐड होता है बताओ। जब आप ऐसे कट लगाते हो तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, तो नया एरिया होता है ये एक सर्कल नीचे वाले हेमिस्फीयर पर, एक सर्कल ऊपर वाले हेमिस्फीयर पर,
तो दो सर्कल्स का एरिया ऐड हो जाता है, दो सर्कल्स का एरिया ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है। पहले जितना एरिया था वो तो है ही, ऐसे कट लगाते हो तो दो सर्कल का एरिया नया आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैंने एक कट ऐसे लगाया, सब कुछ ऐसे ही रखा है, जैसे कई बार प्याज को काटते हैं ना, कि ऐसे कट लगा दिया, फिर ऐसे कट लगा दिया था कि छोटे छोटे हो जाएं, फिर ऐसे काट देते हैं, वो वहीं पर रखे रहते हैं ना। तो आपने एक कट ऐसे लगाया, ये चीज यहीं पर रखी, और फिर एक कट ऐसे लगा दिया, तो ये वाला कट मारा तो दो नए सर्कल बने, ये वाला कट वाला मारा तो दो नए सर्कल बने, फिर इनको अलग अलग कर दिया। तो हमने टोटल टू कट लगाए हैं। कितने कट लगाए हैं? दो कट्स लगाए हैं, तो 4 सर्कल्स एडिड, 4 सर्कल्स का एरिया ऐड हुआ है। यानी कि कितना ऐड हुआ है? यानी कि अगर रेडियस में r मान लो इसका, तो 4r² ऐड हुआ है। एक सर्कल का रेडियस होता है 4πr², सॉरी, एक सर्कल का एरिया होता है 4πr², तो 4 सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? 4πr²। तो ये न्यूली एडिड एरिया है। ठीक है, पहले एरिया कितना था बिना काटे, टोटल सरफेस एरिया? तो पहले एरिया 4πr², एक सफियर का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल कितना एरिया हो गया? 4πr² प्लस 4πr² इज इक्वल टू 8πr²। पहले 4πr² एरिया था, दो कट मारे तो नेट एरिया चारों पार्ट्स का मिलकर हो गया 8πr²। तो चारों पार्ट का इतना है, तो अगर मैं 4 से काट दूं तो सभी भागों का पूछा है क्या? एक भाग का तो वैसे पूछा भी नहीं है, तो हटाओ 8πr²। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है तो क्या इसमें कुछ लिखेंगे, क्या कुछ करेंगे? अभी करके देखो। कुछ नहीं करेंगे हम, क्या ही करेंगे, ये चीजें तो आपके मन में चलेंगी, है ना? क्लियर है? अगर वो एक पार्ट का पूछ लेता कि इस एक पार्ट का कितना है, तो जो चार आइडेंटिकल पार्ट्स में बांटा है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देते। इस एक पार्ट का है 2πr²। 2πr² बताऊं कैसे है? आधा सर्कल ये रहा, 2πr² हो गए ना, तो आधा सर्कल ये रहा, आधा सर्कल ये रहा ग्रीन वाला, तो एक सर्कल 1πr² तो ये है, और ये जो बचा खुचा है ये एक सर्कल के एरिया के बराबर है πr²। तो अगर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी वो आपसे पूछ ले बाहर वाला, तो वो भी आपको पता है, क्योंकि ये एक सर्कल के एरिया के बराबर है इन दोनों का। आधा सर्कल ये है ब्लू वाला, आधा सर्कल है ग्रीन वाला। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, करोगे इसे? A spherical steel ball was silver polished, then it was cut into 4 similar pieces. ठीक है, 4 सिमिलर पीसीस में काटी है, तो उसी तरीके से काटी गई होगी जैसे पहले हमने काटी है पिछले क्वेश्चन में। व्हाट इज द रेशियो पॉलिश्ड एरिया टू नॉन पॉलिश्ड एरिया? पॉलिश्ड एरिया और नॉन पॉलिश्ड एरिया का रेशियो क्या होगा? 1:1। कैसे? सफियर की बॉल है, बाहर उसके पॉलिश लगा दी, तो कितना एरिया पॉलिश हो गया? 4πr²। सफियर का यही होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, मैंने 4 आइडेंटिकल पार्ट में काटा, यानी कि 2 कट लगाने पड़ेंगे, एक तो ऐसे एक ऐसे। ठीक है, 4 आइडेंटिकल पार्ट में काटा, एक कट से 2πr² नया एरिया आ जाता है, तो 2 कट से 4πr² नया एरिया आएगा। तो 4πr² पहले एरिया था जो पॉलिश हो गया, 4πr² नया आ गया, दोनों बराबर तो है 1:1। ठीक है, सेम कहानी, सेम डायग्राम, एक कट लगाया ये, एक और कट लगाया ये। ठीक है, तो इसका सरफेस, ओल्ड सरफेस एरिया कितना है? ओल्ड सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 4πr², और न्यू सरफेस एरिया कितना डेवलप हो गया? वो भी हो गया 4πr²। ठीक है, 2 कट से 4 सर्कल्स ऐड हो जाते हैं, यानी कि 4 × πr² ऐड हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? थोड़े और ज्यादा पार्ट्स में काटें इनको, काटेंगे, टेंशन मत लो। ये बताओ, A sphere of radius 14 सेंटीमीटर is cut into 8 आइडेंटिकल पार्ट्स। 8 आइडेंटिकल पार्ट्स में बांट दिया गया by 3 cuts, 1 cut along each axis। 1 cut along each axis का क्या मतलब है? ये तो होता है XY एक्सिस। अगर आपने 11वीं में मैथ लिया तो एक Z एक्सिस भी था। एक कट ऐसे मारा, एक कट ऐसे मारा, एक कट ऐसे मारा। अगर ऐसे ना समझ में आए तो क्यूबॉइड तो पता ही है, एक कट लेंथ के लॉन्ग, एक कट ब्रेड्थ के लॉन्ग, एक हाइट के लॉन्ग। क्यूबॉइड ऐसे ही तो बनता है,
क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड या फिर क्यूब, उसमें यही तो 3 एक्सिस होते हैं, ये किसी भी कोने को पकड़ोगे तो 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो कैसे कट मारा मैं इजीली बताऊंगा, देखो अभी आप, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा, तो एनिमेट करके आपको बताऊंगा। देखो ये है एक सफियर है, इसको हमने एक कट मारा ऐसे, ऐसे हो गया, फिर एक और कट मार देंगे हम ऐसे, और फिर एक और कट मार देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे मैंने कट मार दिया, 3 कट मारूंगा, देखो एक कट मार दिया, 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, फिर एक और कट मारूंगा, फिर डबल हो जाएंगे 4 बराबर हिस्सों में, फिर एक और कट मार दूंगा, 8 बराबर हिस्सों में बट जाएगा, ठीक है। तो एक कट मैंने मार दिया, फिर एक कट ऐसे मार दिया, ठीक है। अब इसको और फर्दर एक और कट मार देंगे ऐसे, मैंने यहां पर कट मारा है ये वाला, दो बराबर हिस्सों में, तो ये ब्लू वाला सरफेस हो गया, ये इधर ग्रीन वाला सरफेस हो गया, ये इधर नया रेड वाला सरफेस हो गया, तो 8 बराबर हिस्सों में कट गया ये, देखो ये आधा हो गया इससे, फिर इसको फर्दर काटा 1/4 हो गया, फिर एक बार फिर से काट दिया 1/8 हो गया। तो मैंने इसको रखे रखे ऐसे 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 3 कट मार दिए टोटल, तो 8 हिस्सों में बट गया, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो भैया ओल्ड सरफेस एरिया क्या था, ओल्ड सरफेस एरिया, ओल्ड सरफेस एरिया है 4πr², इसका जो न्यू सरफेस एरिया जो ऐड हुआ है वो कितना है, तो न्यू सरफेस एरिया कितना होएगा बताओ, टोटल 3 कट मारे हैं हमने, कितने कट मारे हैं, 3 कट्स, 3 कट्स लगाओगे तो 6 सर्कल्स ऐड होंगे, 6 सर्कल्स। जब आप एक कट लगाते हो तो 2 सर्कल का एरिया ऐड हो जाता है, 2 नए सर्कल आते हैं, तो 6 सर्कल यानी कि 6πr²। तो टोटल 8 पार्ट्स का सरफेस एरिया कितना हो गया, 4πr² पहले था, 6πr² नया ऐड हो गया, तो टोटल हो गया 10πr²। तो ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ईच पार्ट का टोटल सरफेस एरिया 10πr²। अच्छा ऐसे बताइए, इसने रेडियस बता, ठीक है, 10π, रेडियस कितना है 14 बटे में 8, तो 7 दूनी 14, 8 के अंदर 3 2 होते हैं, 1 2 मैंने यहाँ से उठाया, 1 2 मैंने यहाँ से उठाया, 1 2 मैंने यहाँ से उठाया, 11 7 77, 770 विल बी द आंसर, ठीक। एनिमेट करने समझ में आ रहा है, मैं डायग्राम पहले बना भी लेता था बट इससे मेरे को लग रहा है आपको ज़्यादा समझ में आएगा, एक बार मैंने ज़्यादा टाइम लगाया ये बनाने में, अब मज़े आ जाएंगे स्टूडेंट्स को ऐसे समझने में। आगे बढ़ूँ, ये बताओ तो आगे स्टार्ट हो गया भाई, शेप इन शेप, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है ना आपको, शेप इन शेप, नया कंसेप्ट स्टार्ट हो गया। शेप यानी कि एक शेप के अंदर दूसरी शेप को डाल दूंगा मैं, सिलेंडर को डाल दूंगा कोन में, स्फीयर को कोन में, कोन को क्यूब में, ऐसे करके। तो देखो बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, जो भी चीज़ें बतानी होगी आप एक बार खुद ट्राई करोगे। शेप के बारे में आप सब कुछ पढ़ चुके हो, प्लेन ज्योमेट्री में बेसिक प्रॉपर्टीज भी कर चुके हो, ये मैक्सिमम चीज़ें आप कर पाओगे, बट फिर भी कुछ नई चीज़ें बताऊंगा। कुल मिलाकर ये कह रहा हूँ कि पहले आपने जोर लगाना है करने में। रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए होलो कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। एक कोन के बारे में सब कुछ बता दिया, रेडियस और हाइट। ए स्फीयर ऑफ लार्जेस्ट रेडियस इज पुट इनसाइड द कोन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। एक कोन के बारे में उसने आपको सब कुछ बता दिया, सब कुछ क्या, रेडियस और हाइट सब कुछ पता लग गया। तो इसके अंदर इसने एक स्फीयर रखा है, तो स्फीयर तो ये इतना सा भी रख सकता है, इसके अंदर बड़ी सी टोपी लेकर आओ, उसके अंदर छोटी सी बॉल रख दो, लेकिन उसने बोला है लार्जेस्ट रेडियस का रखा है, तो जो बिल्कुल लार्जेस्ट यानी कि जो इसको ऐसे बिल्कुल टच कर रहा होगा, यानी कि जो बर्थडे वाले दिन जो टोपी पहनते हैं लोग,
उसके अंदर बड़ी से बड़ी कितनी बड़ी फुटबॉल रखी जा सकती है उसके अंदर कवर करके। ये नहीं है कि फुटबॉल ऐसे रखी है हैं, यहाँ पर वो कौन पड़ा है बेचारा है, तो ये बड़ी से बड़ी ये इसके अंदर थोड़ी आई है जैसे लोगों के सिर पे होती है, ऐसे नहीं, ताकि उसके अंदर आ जाए। तो कोन के बारे में सब कुछ बता दिया। तो इस सफियर का क्या रेडियस होएगा, बड़े से बड़ा सफियर जो है कोन के अंदर रखा जा सकता है, ये हमने बताना है बेसिकली। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो कुछ ऐसे, ये अपना कोन है, इसके अंदर सफियर है, सोचो। देखो यहाँ पर एक तो ये तरीका है कि मैं आपको इसका रिजल्ट बता दूं, आप उस रिजल्ट को रट लो, लेकिन रटने में कोई फ़ायदा नहीं है ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो। इसको दो तरीके से हम देखेंगे, वो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, वो बेस्ट है वो करना। पहला मेथड है फर्स्ट मेथड, दो मेथड से मैं आपको बताऊंगा। हम इसको ऐसे देखें, इसको 2D वर्जन में देखो। 2D वर्जन में कैसे, ऐसे अगर आप बिल्कुल सामने से देखोगे तो आपको ये ऐसे लगेगा कि अगर मैं यहां पर ये वाली लाइन खींच दूं ऐसे, तो आपको ऐसे लगेगा कि एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक सर्कल रखा हुआ है। चलो ठीक है यार, ये एक ट्रायंगल है जिसके अंदर सर्कल रखा हुआ है। तो ये इन सर्कल है, अगर 2D वर्जन में देखोगे तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगता है, यहां पर फॉर्मूला लगता है एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस, अगर अंदर वाले सर्कल का मैं रेडियस निकालना चाह रहा हूं तो सिंपल। तो ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं। तो इस ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पता लगाओ। ये ट्रायंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल है। सर आइसोस्केलस ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि ये भी सलांट हाइट है, ये भी सलांट हाइट है, ये भी सलांट हाइट है, ये भी सलांट हाइट है। ओके, तो देखो हमें क्या क्या पता है। यहां से अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉप करूंगा, ऐसे हाइट ड्रॉप करूंगा इस कोन की, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, आइसोस्केलस है ना, जो एल्टीट्यूड है वो मीडियन भी होगी। हाँ जी सर, तो उसने क्या क्या बताया, उसने हमें बताया इसका रेडियस कोन का क्या बताया भाई, 8। तो ये भी 8 है, ये भी 8 है। उसने हाइट बताई है 15, तो ये भी 15 है, यानी कि AD इज 15, और 8 15 17 पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये भी 17 है। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू आर इंटू सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। तो सिंपली आर आ जाएगा, क्या रटने की जरूरत है, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस का हाफ तो है 8 और हाइट है मेरे भाई 15, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, या फिर इस सर्कल का इस केस में 2D है, इंटू में सेमी पेरीमीटर। ट्रायंगल का जो पेरीमीटर उसका हाफ, तो देखो जो पूरा पेरीमीटर है, इधर भी 17 है, इधर भी 17 है, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है। 2 बार 17 आया है, 2 बार 8 आया है, तो हाफ लेना है तो एक एक बार ले लो। तो 17 और 8 25, सिंपल। कितने सेकंड में आ जाएगा इसका उत्तर, 5 3 15 5 5 25। तो रेडियस हो जाएगा 8 3 24/5। हमें सिर्फ ये लिखना है ध्यान से अगर आप देखोगे तो, और ये बनाना है बस, दैट्स इट। आगे उसने क्या बोला भाई, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, बेस ऑफ द कोन। तो कोन का रेडियस क्या है, कोन का रेडियस है भाई साहब 8 बटे में रेडियस ऑफ द स्फीयर वो क्या है 24/5, तो 24/5। तो 8 3 24, आंसर विल बी 5:3। क्लियर है। अब सेकंड मेथड हम इस क्वेश्चन को कैसे देख सकते हैं, सेकंड मेथड हम देख सकते हैं भाई सिमिलरिटी से करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर रखा है सफियर, ये सेंटर है सफियर का। यहाँ से अगर आप इसको टच कराओगे तो ये टेंजेंट बन जाएगा, अगर आप ध्यान से 2D के अंदर देखोगे तो ये मान लो O है, A B, लेट इट बी C D, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री का होगा।
तो यहाँ पर आपको ऐसी दो ट्रायंगल नजर आ रही हैं, ऐसी दो ट्रायंगल जिनके अंदर एक एंगल तो इक्वल है 90 डिग्री का है और एक एंगल कॉमन है। ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस मैंने आपको करवाया था। ये एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर ये करता है ये वाला एंगल इसके इक्वल दे देता है, तो फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इन दो ट्रायंगल में छोटी और बड़ी में एक एंगल तो ये इक्वल हो गया, दूसरा एंगल कॉमन हो गया ये वाला, तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा ये वाला। तो फिर मैंने आपको बताया था दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो वही काम यहां पर कर देंगे हम, सिंपल सिमिलरिटी, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है भाई। कैसे करेंगे देखो, दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए। उसने क्या क्या बताया अपने, उसने बताया 8 और 15, सिंपल कोण के बारे में दो चीजें बताई हैं। अगर कोण का रेडियस 8 है और कोण की हाइट 15 है तो मुझे निकालना है सफियर का रेडियस यानी कि r। तो ये पूरी कितनी है, ये पूरी है मेरे भाई 15, ठीक है, ये है r, तो ये हो जाएगी ये 15 माइनस r। मुझे करना क्या है सिमिलरिटी के लिए, सिमिलरिटी के लिए मुझे ये करना है कि छोटी ट्रायंगल की साइड और बड़ी ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो सेम करना है। कैसे कर सकता हूं, छोटी ट्रायंगल की ये वाली साइड मुझे पता है और बड़ी ये वाली मुझे निकालनी है, ये वाली मुझे पता है बड़ी ट्रायंगल की, छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड। अब और कोई ऐसी साइड देखो कोरस्पॉन्डिंग जो छोटी की भी पता हो, चाहे r के टर्म्स में पता हो, और बड़ी की पता हो। तो छोटी ट्रायंगल की ये वाली साइड पता है क्या? नहीं पता। ये वाली साइड बटे में ये वाली साइड करनी थी, दिस बटे में दिस। ट्विस्टेड ट्रायंगल का कैसे, ध्यान रहे ये बटे में एडी बटे में ए भी नहीं करना, एडी बटे में एसी करना है, ठीक है। सर ये तो नहीं पता, तो ये वाली पता है क्या? ए ओ। सर ये तो पता है ए ओ। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 90 के सामने, बड़ी वाली में 90 के सामने क्या होगी? ए बी। ए बी पता है क्या? पता है, स्लांट हाइट है 8 15 17, 8 15 17, सिंपल। तो छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड 8, छोटी ट्रायंगल की साइड है भाई साहब 15 माइनस 7 बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड है 17। आप या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो ये इधर आएगा 25 r इज इक्वल टू 120, तो r विल बी इक्वल टू 120 बटे में 25। उसके बाद आपको जो भी बताना है आप इजीली बता सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ध्यान रहेगा कि कोण के अंदर अगर सफियर फंसाया तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो उसका ऐसे 2D वर्जन देख लें, 2D वर्जन है तो दोनों ही 2D वर्जन, या तो हम इन सर्कल वाले तरीके से कर लें या सिमिलरिटी लगा लें। एक तरीका है भाई साहब इन सर्कल वाला, और सेकंड मेथड है मेरे भाई सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में भी कौन सा केस बन रहा है, यहां पर ट्विस्टेड ट्रायंगल बन रहा है, तो हमने ट्विस्टेड ट्रायंगल किया था। आगे बढ़ जाए, ये बताओ, A sphere is placed in an inverted hollow conical vessel। सफियर रखा गया इन्वर्टेड होलो कोनिकल वेसल में, ऐसे इन्वर्ट करके उल्टा करके, ठीक है। और बेस रेडियस 7 एंड वर्टिकल हाइट 24। इफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सफियर इज एट द लेवल ऑफ द बेस ऑफ द कोन। इन्वर्टेड कोन यानी कि ऐसे, ये बोल रहे हैं इसके अंदर रखा गया है और सफियर का जो हाईएस्ट पॉइंट है ऐसे, सफियर का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ऐसे, ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सफियर इज एट द लेवल ऑफ द बेस ऑफ द कोन। कोन के बेस के लेवल पर है, यानी कि सफियर कोन से बाहर नहीं निकल रहा। ऐसे सीधा करके लिख लो, रख लो, या ऐसे टेढ़ा करके लिख लो, फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि बड़े से बड़े साइज का सफियर डाल रखा है। ओके जी, देन व्हाट इज द रेशियो वॉल्यूम ऑफ सफियर। तो सफियर का वॉल्यूम निकालने के लिए सफियर की रेडियस चाहिए होगी टू दैट ऑफ द कोनिकल वेसल। कोनिकल वेसल का सब कुछ गिवन है, रेडियस और हाइट, तो इसका हमें रेडियस चाहिए। तो सिंपली ये सबसे इजी लगता है मुझे पर्सनली, तो ये वाला कि मतलब इन सर्कल वाले केस से कर लें। तो उसने हमें क्या क्या बताया है, उसने हमें बताया मेरे भाई ये 7 है, ये 24 है पूरा हाइट, तो ये 25 हो जाएगा, 7 24 25 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है मेरे भाई।
तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, तो हाफ इंटू बेस तो है ही 7, इंटू में हाइट, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के अंदर 2 बार 25 और 2 बार 7 आया है, तो एक बार 25 और 7 ले लेता हूँ, तो यानी कि 32, 25 + 7 सेमी पेरीमीटर, यहाँ से इजीली आ जाएगा 21/4, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो वॉल्यूम ऑफ सफियर, तो सफियर का वॉल्यूम क्या होएगा भाई, सफियर का वॉल्यूम बटे में कौन का वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो यानी कि 21 × 21 × 21 बटे में 4 × 4 × 4, कौन का वॉल्यूम होता है पाई r² h, 1/3 भी आएगा, तो 1/3 भी ले लेते हैं, 1/3 पाई r² h, रेडियस है भाई 7 × h 24, ये करना है आपने बस, दैट्स इट। तो पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 2 बार 7 है, तो मैंने यहाँ पर काट दिया 3 और 3, 1 4 से 1 4 गया, सिर्फ रेशियो ही पूछा है, 3 7 21, 3 8 24, और कछु तो नहीं रहतो, नहीं रहतो, 3 3 7 63, 63 बटे में 2 2 4 और 3 7, 2 की पावर 7, 128 होता है ना, 2 की पावर, हाँ 128, ऑप्शन सी, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। ट्राई करो। A spherical ball of radius 1 centimeter is dropped into a conical vessel of radius 3 centimeter, slant height 6। तो देखो कौन के बारे में सब कुछ दे दिया, रेडियस बता दिया, slant height बता दिया, अब सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन जस्ट इमर्स द बॉल, यहां पर क्वेश्चन को समझना जरूरी है, करें कैसे एक बार उसको भूल जाओ, पहले समझ लो बोल क्या रहा है, कोशिश करो। देखो हुआ क्या है ये बताता हूं मैं आपको, एक सफियर है, सॉरी एक कौन है, कौन, ठीक है। ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू ए कॉनिकल वेसल। अब की बार वो ये नहीं बोल रहा कि बड़ी से बड़ी बॉल बताओ जो कौन में आ जाएगी, ऐसा कुछ बोला नहीं, बोला एक कौन है उसके अंदर 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर रेडियस वाली स्फेरिकल बॉल डाली गई, ऐसा नहीं है कि वो कौन में बड़ी आ रही है, ऐसा उसने कुछ बोला है क्या, बिगेस्ट पॉसिबल बॉल है और उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, नहीं, उसने बोला जस्ट हमने ये इसके अंदर डाली है, तो इस कौन के अंदर कितना पानी हो ताकि उस बॉल को जस्ट सबमर्ज कर दे, जस्ट डुबो दे, तो सपोज इस कौन के अंदर इतना पानी होना चाहिए, मैं मान लेता हूं कि कौन के अंदर जितना भी पानी है वो उतना ही है जो इस बॉल को डुबो सकता है। तो जब आप इसके अंदर एक बॉल डाल दोगे, एक स्फेरिकल बॉल डाल दोगे, ये एक स्फेरिकल बॉल है, अभी हमने इसके अंदर डाली नहीं है, मान लो कि जब ये बॉल मैं इसके अंदर डालूंगा तो पानी थोड़ा ऊपर आएगा, बचपन में पड़ी थी, घड़े में पानी कम था, कौवा बहुत प्यासा था, कौवे ने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, हाँ, तो जब आप इसके अंदर ये डालोगे तो पानी थोड़ा ऊपर आएगा, तो ये पानी इसको जस्ट सबमर्ज कर लेगा, तो कैसा कुछ मामला बनेगा, तो ऐसा कुछ मामला बनेगा, ये बॉल मैंने इसके अंदर डाल दी और ये पानी जो नीचे था ये ऊपर आकर जस्ट इसने इस बॉल को डुबो दिया, जस्ट इसने इस बॉल को जस्ट डुबोया है, जस्ट इसके, तो ये बोल रहा है दी वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन जस्ट इमर्स द बॉल। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, ये पूछा है कि इस पानी का वॉल्यूम कितना है, या फिर यहां पर जो पानी है उस पानी का वॉल्यूम कितना है, ये जो भी पानी है उसका वॉल्यूम कितना है। तो अब मैं चाहूंगा एक बार आप फिर से ट्राई करो कि ये कैसे निकल सकता है क्वेश्चन, आप खुद सोचो। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप कौन के इतने हिस्से का वॉल्यूम निकाल लोगे, कौन के, इस छोटे कौन के, इस पूरे कौन का वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है, खेल सिर्फ यहां पर चल रहा है, इसके अंदर दो चीजें हैं,
इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर वाटर प्लस में सफियर। ठीक है, मैं ये कर सकता हूं कि ये जो कोन का पोर्शन है, ये स्मॉल कोन, ये है स्मॉल कोन, मैं इसको बोल देता हूं स्मॉल कोनिकल पोर्शन। तो स्मॉल कोन का वॉल्यूम इज इक्वल टू जो इसके अंदर इसके अंदर क्या क्या है, ये जो स्मॉल कोन है इसके अंदर वाटर है प्लस में सफियर है। तो मुझे वाटर का वॉल्यूम चाहिए, तो वाटर का वॉल्यूम चाहिए तो सफियर का वॉल्यूम दे रखा होगा, दे रखा है क्योंकि सफियर की रेडियस दे रखी है, और इस स्मॉल कोन का वॉल्यूम दे रखा होगा, दे ही रखा होगा। देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये करना है, ये जो स्मॉल कोन है इसका वॉल्यूम आप निकालो, इसका रेडियस निकालो, निकालो इसका सब कुछ, इसका रेडियस कितना है, इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, उसमें से मैं इस सफियर का वॉल्यूम घटा दूंगा, सिर्फ वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो देखें सफियर का तो हमें पता है, तो स्मॉल कोन का कैसे निकालेंगे, देखते हैं भाई स्मॉल कोन का कैसे निकालेंगे। अलग से बताऊं या इसी पर बता दूं, अलग से बता देता हूं अगले पेज पे, है ना, खराब ना हो ये। देखो तो ऐसा कुछ मामला है, ये है वो कौन, इसके अंदर कुछ लेवल तक पानी है जिसने सफियर को डुबो दिया है। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ कि यहाँ पर कितना वो होगा रेडियस वगैरह इस पोर्शन का। तो उसने हमें ये बताया, भाई ने, एग्जामिनर ने, बड़े वाले कौन का रेडियस है 3 शायद, और स्लांट हाइट है 6, ये 3 है तो ये जो है ये 6 है। ठीक है, तो इसको आप इसी तरीके से, या तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ये 3 है ये 6 है तो आपको हाइट पता लगी जाएगी। और दूसरा काम हमने क्या करना है, बिकॉज सेम लाइन के ये परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पर सिमिलरिटी होगी, ये तो आपको पता ही है, कौन के अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर हमने सीखा था कि सिमिलरिटी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिमिलरिटी यूज करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, ओके जी। एक तो आप इसकी हाइट को निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, या आप ये देख सकते हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने जो है वो किसी दूसरी साइड से डबल है। डबल कब होता है, 30 60 90 में, यानी कि ये वाला एंगल 30 होएगा, 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है 90 वाला, और ये वाला एंगल 60 होएगा। तो ये भी आपको पहचानने आना चाहिए, अपने सिलेबस के अंदर है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ओके जी। तो हम कैसे करेंगे, अब उसने हमें बताया है कि सफियर का जो रेडियस है वो है 1। ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हो जाएगा 1। ओके, तो मुझे इतना पता है, देखो ये छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि दोनों सिमिलर हैं तो इसकी इस साइड का डबल ये वाली साइड है, रेडियस का डबल है स्लांट हाइट, तो इस छोटे कोन में भी रेडियस का डबल होगा स्लांट हाइट। फर्स्ट टर्म के अंदर 1 डायमेंशनल जितने भी चीजें हैं सबका रेशियो सेम होता है, तो रेडियस और स्लांट हाइट का जो बड़े कोन में जो रेशियो वही छोटे कोन में रेशियो होगा। या फिर 30 60 90 से आप कर सकते हो, 30 60 90 से पाइथागोरस लगाओगे तो ये हाइट तो आ जाएगी बट छोटे वाले की नहीं आएगी, है ना। ठीक है, अब तक हमें क्या करना होता था, अब तक हमें ये करना होता था कि कोन के बारे में सब कुछ बताया है, हाँ जी सर कोन के बारे में सब कुछ बताया है, और उसके अंदर जो मैक्सिमम साइज का सफियर आएगा उसके बारे में निकालना है। अब की बार उस सफियर के बारे में बताया है, कोन के बारे में निकालना है। और कोन की एक चीज दे रखी है कि अगर ये आर है, अगर ये आर है तो ये 2r है, ये इसका डबल है। ठीक है, तो निकालते हैं भाई, यही चीज दे रखी है कि ये 3 है तो ये 6 है, और कुछ हमें पता है नहीं। ठीक है, निकालते हैं फिर। तो इसको दोनों में से किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, या तो आप ये कर लो इन सर्कल वाला मेथड, मेरे को तो यही मस्त लगता है तो इसी से कर लेते हैं, कर दोनों से सकते हो। तो हमें पता है एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। तो एग्जामिनर ने हमें क्या क्या बताया है कोन के बारे में, एग्जामिनर ने हमें बताया भाई साहब इसका रेडियस अगर आर है कोन का तो इसकी स्लांट हाइट 2r है, तो दिस इज 2r, ये अगर r है तो दिस इज 2r। ठीक है,
तो एरिया के लिए मुझे हाइट चाहिए होगी ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। या फिर आपको पता ही है 30 60 90 वाली ट्रायंगल है, 30 के सामने वाले का √3 टाइम्स होएगा ये, या पाइथागोरस लगा लेना, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा के √3r होएगा। तो एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया हाफ ऑफ द बेस यानी कि r इंटू में हाइट इज इक्वल टू इन रेडियस, इन रेडियस कितना है भाई 1, इन रेडियस कितना है 1, इंटू में सेमी पेरीमीटर 2r प्लस r यानी कि 3r। तो r की वैल्यू मिल जाएगी आपको, एक r से एक r गया, √3 से ये चला जाएगा √3 पर, तो r इज इक्वल टू √3। ये तो हो गया अपना रेडियस। स्लांट हाइट अपनी हो जाएगी 2√3 क्योंकि वो बराबर है 2r के, और हाइट अपनी क्या हो जाएगी, हाइट 30 डिग्री के सामने जो भी है 60 डिग्री के सामने उसका होता है √3 टाइम्स, √3 टाइम्स। तो हाइट हो जाएगी, या तो पाइथागोरस लगा लेना ये 2√3 और √3 पर, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो भी 30 के सामने है 60 के सामने उसका √3 टाइम्स, तो 30 के सामने √3 तो उसका √3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3। तो क्या हमें कौन के बारे में सब कुछ मिल गया, हाँ जी सर कौन के बारे में सब कुछ मिल गया। अब हमें सिर्फ इतना करना है। तो ये 2 क्वेश्चन के बराबर है, डेफिनेटली है, डिफिकल्ट साइड पे है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाऊं फिर निकालूं। तो मैं यही कर रहा हूं, वाटर वॉल्यूम इज इक्वल टू स्मॉल कॉन का वॉल्यूम माइनस में सफियर का वॉल्यूम। दोनों के बारे में सब कुछ हमें पता लग गया। वाटर का वॉल्यूम निकालना है तो स्मॉल कॉन के वॉल्यूम में से सफियर का वॉल्यूम घटा दो। स्मॉल कॉन के बारे में सब कुछ हमें पता लग ही गया। तो स्मॉल कॉन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर, रेडियस कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर 3 r स्क्वायर, इंटू में हाइट कितनी है, हाइट है भाई साहब 3, माइनस में सफियर का वॉल्यूम 4/3 पाई, रेडियस कितना है 1, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। तो ये देखो 3 पाई माइनस में 4/3 पाई, तो 3 3 9 माइनस 4 5/3 पाई। ऑप्शन है अमंग द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तसल्ली से बताया मैंने। ठीक है आगे बढ़ जाएं, ये बताओ पढ़ो। तो मैं रटवा क्यों नहीं रहा, एक तो अननेसेसरी बर्डन है इन्हें रटने का, दूसरा कौन के अंदर सफियर डालो तो अलग चीज़ रटो, क्यूब डालो फिर अलग चीज़ रटो, या फिर किसी और चीज़ के अंदर कोई और चीज़ डालो तो अलग चीज़ रटो। तो जो चीज़ें ध्यान में जितनी रखनी चाहिए उतनी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, और ये क्वेश्चन एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एक्चुअल आए हुए क्वेश्चन गलत आया हुआ था। ठीक है, तो मैंने उसको ठीक कर दिया है। तो क्वेश्चन करने की कोशिश करो। एक क्यूब डाल दिया गया है कॉन के अंदर, ए क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड ए कॉन, कॉन का रेडियस बता दिया, हाइट बता दिया, यानी कि कॉन के बारे में सब कुछ बता दिया। मैक्सिमम साइज का क्यूब डाला है, हमें कैसे पता चला मैक्सिमम साइज का डाला है, वन ऑफ इट्स फेस बीइंग ऑन द बेस ऑफ द कॉन, इसका एक फेस कॉन के बेस पर है, ठीक है, और बाकी ये वर्टिसेस जो हैं ये कॉन को टच कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे, ये जिन चारों जगह पर ऐसे टच कर रहे हैं, ऐसे ये इन चारों को अगर मैं यहां पर ये वाला प्लेन देखूं, ये वाला सरफेस देखूं, ऐसे सर्कल बनेगा। अगर इसको मैं आपको 2D में दिखाऊं, ऊपर से अगर आप इसे देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि एक सर्कल दिख रहा है और क्यूब है ना, क्योंकि उसको एक ऐसे स्क्वायर दिख रहा है। तो कौन को कौन सी चीज टच कर रही है, ये चीज टच कर रही है। अगर ये जो सर्कल है उसका मैं वो निकालूं, क्या बोलते हैं सेंटर, इस सर्कल का सेंटर इस वाले प्लेन का, एग्जैक्टली वहां पर होगा जहां पर स्क्वायर के सिमेट्री के कारण स्क्वायर के डायगोनल जहां पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होएगा, हम कैसे करेंगे, यहां पर भी सिमिलरिटी आएगी। कैसे आएगी सर सिमिलरिटी, अभी देखते हैं। देखो तो ये नीचे वाले बेस का सेंटर है, ये रेडियस है कौन का, अगर आप इसके वर्टिसिस से ऐसे ये खींचोगे तो ये बताओ ये क्या है, ये
अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ऐसा कुछ मामला है, ए बी सी डी। और मान लो ये वाला हिस्सा है ओ, ये वाला हिस्सा, ये इनके जहां पर भी डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है ओ। तो ये ए ओ की लंबाई क्या होगी? ए ओ की लंबाई है भाई साहब इसकी डायगोनल का हाफ, डायगोनल का हाफ। तो क्या ये रटने की जरूरत है? रटने की जरूरत नहीं है, फिगर को अच्छे से समझने की जरूरत है कि कैसे टच करेगा। तो जब एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो उसने ऐसे मान रखा था कि ये वाला हिस्सा टच कर रहा है, तो वो गलत था, ऑफकोर्स गलत था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो इसको कर लें फिर अब। ओके, सिमिलरिटी कैसे लगती है? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर हैं सर? एक तो ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ जी, एक तो ट्रायंगल ई ए ओ और ई एफ जी, ये सिमिलर हैं। देखो सेम लाइन के पैरेलल हैं दोनों, परपेंडिकुलर हैं दोनों, तो आपस में पैरेलल होगी और बेस के पैरेलल होगी तो सिमिलर होगी, छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल। ठीक है, तो इनमें हमें क्या क्या पता है अभी देखते हैं। तो कौन के बारे में हमें सब कुछ पता है। तो कौन का रेडियस कितना है? तो कौन का रेडियस हो गया मेरे भाई 20, दिस इज 20। ठीक है, कौन की हाइट कितनी हो गई? कौन की हाइट हो गई 10√3। यहाँ से भी हमें कुछ तो पता लग ही रहा है वैसे कि क्या एंगल है, बट छोड़ो। ठीक है, तो इस क्यूब, ये जो अपना क्यूब है इसकी साइड को मैं मान लूंगा 2a। और आप इसकी साइड को 2a क्यों मानेंगे? क्योंकि देखो जो भी इसकी साइड होएगी, इसका डायगोनल कितना होगा? इसका डायगोनल होएगा साइड इंटू √2, और उस डायगोनल का मैंने हाफ करना है, डायगोनल का हाफ AO को निकालने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसकी साइड को क्या मान लिया? मैंने इसकी साइड को मान लिया 2a। ये तो फिर यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a, इतना। क्योंकि इस क्यूब की जो एज है, ऊपर वाला जो फेस है उसका सेंटर और नीचे वाले फेस का जो सेंटर है उसके बीच में भी एज जितना, जितनी इसकी हाइट है वही हाइट होती है जो एज होती है 2a है। और ये पूरा हमें पता ही था। ठीक है जी, 10√3। और ये क्या हो जाएगा? इसके डायगोनल का हाफ है। अगर इसकी साइड 2a है तो डायगोनल क्या हो जाएगा? तो डायगोनल हो जाएगा 2a इंटू में √2, और बटे में 2 करेंगे तो AO की लंबाई आ जाएगी, डायगोनल का हाफ है। डायगोनल हो गया साइड इंटू √2, बटे में 2 कर दिया तो √2a, ये क्या हो गया? √2a। ओके जी, तो छोटी ट्रायंगल की साइड पता है, बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, फिर छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, यही करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10√3, ये पूरा 10√3 माइनस में 2 है। ये करना पड़ेगा हमें सिमिलरिटी के अंदर। इसको भी हम रट सकते हैं और रटने का फायदा नहीं है, नहीं तो मैं रटवा देता भाई। ठीक है, तो छोटी ट्रायंगल की साइड √2 है, कोरस्पॉन्डिंग बड़ी ट्रायंगल की साइड 20 इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड 10√3 माइनस √2a माइनस 2a, बटे में कोरस्पॉन्डिंग बड़ी ट्रायंगल की साइड 10√3। तो हमें निकालनी है a की वैल्यू, और हमें मिल जाएगी कि भैया क्या लेंथ है क्यूब की साइड की। ठीक है, करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में फ़ायदा है ना। ठीक है, वैसे √2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा, ये √3 इधर जाएगा, √3a विल बी इक्वल टू 10√6, ये √2 इधर गया और ये इधर माइनस 2√2a। ठीक है, a को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और फिर जो भी a के गुणा में होगा उसको मैं उधर भेज देता हूँ। तो इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 10√6 बटे में उधर जाकर हो जाएगा √3 प्लस 2√2। ऑप्शन बी। अच्छा, हमें निकालना है 2a, इंटू में 2 कर दो, क्यूब की साइड 2a है ना, तो एक बार हमने नज़र मारनी है कि भैया निकालना क्या है, क्यूब की साइड निकालनी है जो कि 2a मानी थी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। द रेडियस ऑफ कॉन
इज √2 टाइम्स द हाइट ऑफ द कोन। रेडियस और हाइट का रेशो बता दिया कोन का। दो ही चीजें होती है कोन में, स्लांट हाइट। कोई भी दो मिल गई तो तीसरी तो मिल ही जाएगी स्लांट हाइट। कोई भी दो चीजें होती हैं, ठीक। ए क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट फ्रॉम द सेम कोन, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है। एक कोन में से एक क्यूब काट लिया गया मैक्सिमम वॉल्यूम का। ये कोन है, इसके अंदर क्यूब है। तो यहां पर अब आपको अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर मैं एक कोन में से बड़े से बड़ा क्यूब काटूंगा तो यहां पर ये जो चीज होती है ये होती है उसके डायगोनल का हाफ। सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए और सिमिलरिटी हम फॉलो करेंगे बस। तो फिर तो आपको कोन बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको इतना पता है कि ये है डायगोनल का हाफ, डायगोनल बटे में 2, तो आपको सिर्फ ये वाली ट्रायंगल बनाने की जरूरत है, खत्म। और ये किसके बराबर होएगी? ये होएगी क्यूब की एज के बराबर, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया भाई साहब 2 है, ठीक है। तो डायगोनल क्या हो जाएगा? 2 इंटू √2। तो बाकी उसने क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। हमें बताना क्या है, रेशियो बताना है ना। तो देखते हैं उसने क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानेंगे। उसने बता रखा है कि रेडियस ऑफ द कॉन इज √2 टाइम्स द हाइट ऑफ द कॉन। कि कॉन का जो रेडियस है वो उसकी हाइट का √2 टाइम्स है, ठीक है जी। उसकी हाइट का √2 टाइम्स है। उसने हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताई है क्या कि रेडियस कितना है, हाइट कितना है? नहीं बताई। उसने सिर्फ ये बताया कि इसका रेडियस इसकी हाइट का इतने गुना है। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताई। तो हम एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बता पाएंगे कि जो भी हम क्यूब काट कर निकालेंगे उसका वॉल्यूम कितना है, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है। ये सिर्फ रेशियो पूछ सकता है कुछ चीज़ों का, इसने रेशियो ही पूछा है। उसके लिए मुझे एग्जैक्ट चीज़ें चाहिए भी नहीं रेशियो के लिए। तो जो भी इसने दी है मैं उसको एग्जैक्ट वैल्यू मान लो। मैंने इसकी हाइट को 1 ही मान लिया। मैंने ये मान लिया कि इसकी हाइट है वो 1 है और जो इसका रेडियस है वो √2 है। रेडियस √2 टाइम्स है ना इसकी हाइट का, वो √2 है। अब मुझे कोन के वॉल्यूम और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो बताना है। तो क्यूब की मुझे एज चाहिए, तो क्यूब की एज मैंने मान ली 2a। तो ये क्या हो जाएगा? इसके डायगोनल का हाफ। तो 2 इंटू √2 बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया √2a। ये पूरी है 1, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 2a। ये पूरा 1 है, उसमें से 2a घटा। मैंने एग्जैक्टली 1 और √2 सेंटीमीटर ही मान लिया, ऐसे मान लो। एग्जैक्टली उसी टाइप का चाहे बड़ा कौन ले लो या छोटा कौन ले लो, एक उसी टाइप के कौन में से आप क्यूब निकालोगे तो रेशियो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ओके जी, तो वही काम कर दो, सिमिलरिटी। छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड √2 इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड 1 माइनस 2a बटे में बड़ी ट्रायंगल की वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि 1। a की वैल्यू निकाल लेते हैं, निकालते हैं भाई। √2 से √2 गया तो ये 2a इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a। 3a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/3। तो 2a इज इक्वल टू 2/3। क्यूब की साइड तो 2a है ना भाई, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमने ये लिया। ओके, तो सब कुछ आ गया। अगर कौन का रेडियस इतना है, हाइट इतनी है, तो इसमें से बड़े से बड़ा क्यूब निकालोगे तो उसकी साइड ये होएगी। तो अभी निकाल देते हैं। व्हाट इज द रेशियो वॉल्यूम ऑफ कौन? तो ऊपर कौन का लिखना है हमने और नीचे क्यूब का लिखना है। पाई उसने ओपन नहीं कर रखा, तो 1/3 पाई r² यानी कि √2 का स्क्वायर इंटू में h यानी कि 1, और ये हो जाएगा 2/3 का क्यूब यानी कि 8/27, ठीक है। 3 निमे 27, 2 चौके 4 दूनी 8, 2.25 पाई लिख रखा है उसने। दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, देखो A right circular cylinder is covered by a cone of height 30 centimeter as shown in the figure. The vertical angle of the cone, तो vertical angle क्या होता है भाई? vertical angle होता है ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है 60 डिग्री। ओके, the vertical angle of the cone is 60 degree
एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 8√3। सिलेंडर का डायमीटर उसने बता दिया। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। तो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सिलेंडर का रेडियस चाहिए, सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं। रेडियस भाई ने दे रखा है, तो यानी कि सिलेंडर की हाइट निकालनी है, सिर्फ अभी निकाल देते हैं। तो इसके अंदर भी सिमिलरिटी लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी, ठीक है। करें फिर, चलो। तो उसने हमें क्या क्या बताया भाई, उसने हमें बताया कि वर्टिकल एंगल 60 है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होएगा। तो ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर ये 30 है, ये 90 है तो ये 60 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर 30, 60, 90 की ट्रायंगल के अंदर अगर एक साइड भी हमें पता लगी तो तीनों पता लग जाएंगे। एक तो हमें इतना पता है, ठीक है। तो उसने बताया हमें क्या, हाइट, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कवर्ड बाय ए कोन ऑफ हाइट 30 है। तो ये पूरी हाइट 30 है। तो अगर ये पूरी हाइट 30 है तो बड़ी ट्रायंगल की तीनों साइड हमें पता है, आप ऐसे मान लो। बड़ी ट्रायंगल में 60 के सामने वाला पता है तो हम सब निकाल सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे। और डायमीटर, सिलेंडर का डायमीटर है 8√3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√3। तो छोटी ट्रायंगल में भी हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे सिलेंडर की रेडियस तो पता है 4√3, हाइट निकालनी है ताकि मैं सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल पाऊँ। तो सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो पूरी बड़ी हाइट में से छोटी हाइट घटा दो। तो 30 के सामने 4√3, तो 60 के सामने क्या होगा, 4√3 का √3 टाइम्स यानी कि 12। तो 30 में से 12 गए हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। 30 - 12 18। तो सब कुछ पता लग गया जो हमें चाहिए था। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई को खोल नहीं रखा, पाई r²h। तो रेडियस इज 4√3, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 इंटू h इज इक्वल टू 18। दैट्स इट। और कछु ना निकाल लो। 38 24 4 6 24, यूनिट डिजिट आएगा 4 और एक आएगी पाई, तो दैट इज 864 पाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ूं। इसको मैं ब्लैक एंड वाइट से, मतलब डार्क कलर से निकालता हूँ भाई, अलग तरह की एनिमेशन है। देखो, ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर जस्ट फिट्स इन अनदर सिलेंडर कंप्लीटली। एक सिलेंडर जो है वो दूसरे सिलेंडर के अंदर कंप्लीटली फिक्स कर दिया गया विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर। इसका क्या मतलब है, मैं आपको ये बताता हूँ कि सिलेंडर का एक्सिस क्या है। ये एक सिलेंडर है और ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का एक्सिस क्या है, ये जो इसका सेंटर है ना, इसके फेसिस का, ये जो लाइन है ये इसका एक्सिस है। सिलेंडर को मैंने टेढ़ा कर दिया तो इसका एक्सिस क्या है, ये जो दोनों सर्कुलर फेस हैं उनके बीच में से, जैसे रोटी बेलते हुए ऐसे बेलन को बेलते हैं तो उसके एक्सिस के अराउंड ही वो घूमता है, ठीक है। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं कि इनके एक्सिस परपेंडिकुलर है, यानी कि एक सिलेंडर ऐसा है, एक सिलेंडर ऐसा है, और इसके अंदर एक सिलेंडर ऐसे फिट कर दिया गया है, ऐसे एक सिलेंडर खड़ा है। तो ये कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, है ना। इनके एक्सिस जो हैं वो परपेंडिकुलर है, ऐसे 90 डिग्री पर है। तो अगर एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर ऐसा फिक्स कर दोगे तो ये 3D में मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ध्यान से देखिएगा। मैं पहले ही आपको एक बार बता दूं कि ये सिलेंडर है, इसके अंदर एक सिलेंडर ऐसा डला हुआ है, हाँ जी। अगर इसको आप यहां से देखोगे ऐसे, तो जो 2D वर्जन यहां से देखने पर लगेगा, यहां पर ऐसे लगेगा, इस सिलेंडर का ये जो मुंह है, ये इसमें एक सिलेंडर ऐसे डला हुआ है, ताकि आप वहां पर गौर कर पाओ जब मैं एनिमेशन दिखाऊं। अगर यहां से देखोगे तो ये ऐसे लगेगा, ठीक है। यानी कि जो बाहर वाला बड़े वाला जो सिलेंडर है उसका जो डायमीटर है ये, और अंदर वाले सिलेंडर की जो हाइट है और अंदर वाले सिलेंडर का जो डायमीटर है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये मैं आपको विजुलाइज करवा देता हूं अभी, देखो आप।
ये मैंने एक सिलेंडर के अंदर सिलेंडर डाल रखा है। तो अब देखना इसका व्यू जब बदलूंगा, लाल वाला सिलेंडर ब्लू वाले सिलेंडर के अंदर है। जब ऐसे 2D व्यू बदलेंगे, अब देखो ये दिख रहा है, चारों तरफ से घुमा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब एक जगह पर रोक देंगे, जा भाई। हाँ देखो, जो अंदर वाला सिलेंडर है ये उसका क्या है, डायमीटर, और ये है बाहर वाले सिलेंडर का डायमीटर। ये अंदर वाले का डायमीटर, छोटा रेडियस मान लिया 2r, ये बाहर वाले का डायमीटर है, बाहर वाले का रेडियस r है तो डायमीटर हो गया 2r, और ये अंदर वाले छोटे सिलेंडर की हाइट है। तो क्या हमें ये रट के रखना है कि सिलेंडर के अंदर सिलेंडर डाल देगा तो ऐसा करना है? नहीं। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने पहली बार भी आया होता तो थोड़ी देर दिमाग लगाने के बाद आपको ये स्ट्राइक हो जाना चाहिए। भाई एकदम से नई चीज आई है कि इसके अंदर ये डाला गया और ऐसे डाला गया, तो थोड़ा सोचोगे तो अलाइन करने के लायक होने चाहिए। इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग में डेवलप कर रहा हूँ और हो भी जाओगे चीज़ों को हम प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो ये सिचुएशन है, समझ में आ गई बात? अब मैं इसको कर रहा हूँ रब, तुम यही सिचुएशन कर लेंगे भाई। ठीक है, तो करो, क्वेश्चन आएगा अब आपके सामने। तो ऐसे सामने से हम देख रहे हैं, ठीक है। ताकि बाद में आपको समझ में आ जाए, इसका ये वाला व्यू है वहां पर। तो सिलेंडर ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर फिट कर जाता है दूसरे सिलेंडर के अंदर। तो ये वाला सिलेंडर है, इसकी हाइट है 12, तो हाइट अगर 12 है तो ये 12 है, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 4.5, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा जी 9 ये। और बाहर वाले सिलेंडर का कितना हो जाएगा फिर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। हाँ जी सर, तो 9 12 15, 3 4 5 का 3 गुना। हाँ जी सर, तो अगर बाहर वाले सिलेंडर का डायमीटर 15 है तो रेडियस हो जाएगा 15/2, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? अब आपको बाद में भी समझ में आ जाएगा। वाओ, एक फिगर मैंने बना भी रखी थी। ये कितना था, 9, ये था 12, और ये हो जाएगा अपना 15। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ तो मैं, देखो, देर इज अ वुडन सफियर ऑफ रेडियस 6√3, एक सफियर है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब, सफियर के अंदर से क्यूब काट लिया गया है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया क्या होएगा, सफियर एक गोले में से क्यूब, एक घन काट लिया, बड़े से बड़ा घन हमने काटना है गोले में से। तो जब आप एक गोले में से एक घन को काटोगे क्या सिस्टम रहेगा, जब आप एक सफियर में से, बिकॉज ये चीज़ें 3D हैं तो 2D में नहीं दिखेगी, मैं डायरेक्टली आपको वही दिखा देता हूँ। देखो ध्यान से देखिएगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा, रुक गया, ये दिख रहा है? हाँ जी, तो ये शेडो सी दिख रही है, ये सफियर है, और ये क्या है, इसके अंदर एक क्यूब है लार्जेस्ट एरिया का। ठीक है, तो जब आप इसको देखोगे ना जी, बिकॉज ये बड़े से बड़ा क्यूब है तो इसके जो वर्टिसेस हैं ये बिल्कुल ऐसे बाहर टच कर रहे होंगे। अगर भाई मैं एक ऐसे बड़े से सफियर में से एक छोटा सा क्यूब काट लूंगा, कैसे बनेगी बात? बड़े से बड़ा काटना है ना, जो मतलब मैक्सिमम जो इसको बड़े से बड़ा जो इसके अंदर हो सकता है। तो क्यूब के जो वर्टिसेस हैं वो क्या करेंगे, वो टच करेंगे सफियर के सरफेस को। तो जैसे जी टच कर रहा है ऐसे ही एफ भी टच कर रहा है, मतलब जैसे ये वाला वर्टिसिस आपको जी दिख रहा है,
पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, बट जैसे ये वाला कोना टच कर रहा है ऐसे ये बाकी कोने भी टच कर रहे हैं, बट ये विजुलाइज करने थोड़े मुश्किल है, तो मैं इसको घुमाऊंगा, तो इस चीज पर नजर रखना। टॉप से भी मैं दिखाऊंगा आपको, घुमाऊंगा। जैसे ये कोना भी देखो बाहर की तरफ है, टच कर रहा है बिल्कुल इसके सरफेस को, ऐसे मैं घुमा रहा हूँ, ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ये भी टच कर रहा है देखो। तो ये जो भी वर्टिसेस हैं ये इसके आउटर सरफेस को टच कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगी, जो रिलेशन हमने याद रखनी है, क्या रिलेशन हमने याद रखनी है, देखो कि ये जो अपना क्यूब है इसका ये वाला वर्टिसिस, सारे वर्टिसिस टच कर रहे हैं सफियर को, क्योंकि बड़े से बड़ा क्यूब बनाना है, तो ये वाला वर्टिसिस भी टच कर रहा है, ये वाला भी टच कर रहा है। तो मैं इनको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ये आमने सामने वाले वर्टिसिस को आप ऐसे मिलाओगे तो सिमेट्री के कारण ये जो सफियर का सेंटर है उसमें से पास होगी ये लाइन, और क्यूब के आमने सामने वाले मैंने वर्टिसिस मिलाए हैं, तो ये क्या है क्यूब का, क्या है, क्यूब के ओपोजिट वर्टिसिस मिलाए हैं, क्यूब का डायगोनल, और वही चीज सफियर का डायमीटर है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब मैक्सिमम साइज का क्यूब आप एक सफियर में से निकालो या बड़े से बड़ा क्यूब एक सफियर के अंदर डालोगे, तो डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सफियर। क्या आपको ये रटनी है? नहीं, आपको ये समझनी है, आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ सही बोल रहा हूं, आपको ये विजुलाइज हो जानी चाहिए चीज। ठीक है, समझ में आ गई ये बात, क्लियर है भाई? तो इस चीज का मैं यूज करूंगा आगे, धड़ल्ले से यूज करूंगा बिना हिचकिचाए। अब आपको ये समझ लो कि अगर क्यूब ऐसे अंदर है तो यार क्यूब का जो डायगोनल है वो सफियर के डायमीटर का काम करेगा। ठीक है जी, इस फिगर को थोड़ा और देख लो फिर करते हैं अपना काम, और अच्छे से देख लो। ये मैंने ऊपर से दिखा दिया आपको, नीचे से दिखा दिया, ये ऊपर से। अब फिर से घुमा रहा हूँ साइड में ताकि आपको दिखे कि ये जो एजेस हैं ये बिल्कुल सरफेस को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इतना पता होना चाहिए, बिकॉज ये ऐसे बनानी आपको ये लगेगा कि ये वाला वर्टिसिस तो टच नहीं कर रहा है, ये वाला वर्टिसिस, बिकॉज ये 2D सरफेस पर देख रहे हो, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये बिल्कुल उसको टच कर रहा होगा। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर अंदर क्यूब है तो जो डायमीटर है सफियर का और जो डायगोनल है क्यूब का वो सेम है। अब करते हैं काम। देर इज अ वुडन सफियर ऑफ रेडियस 6√3, तो वुडन सफियर है, ठीक है, तो अगर इसका रेडियस इतना है तो इसका वो कितना होएगा डायमीटर, तो डायमीटर हो जाएगा भाई इसका डबल 18√3। तो डायमीटर इज इक्वल टू, पहले मैं ये लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू इसके लिख देता हूँ, डायगोनल ऑफ क्यूब, तो क्यूब का डायगोनल होएगा √3 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सफियर, तो सफियर का डायमीटर हो जाएगा 12√3, तो √3 से √3 गया, ए इज इक्वल टू 12, तो जो क्यूब की साइड है वो 12 है। सबसे बड़े घन की सतह का क्षेत्रफल सरफेस एरिया, तो 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 इंटू 144, 864 इज द आंसर। तो अभी आगे से ध्यान रखोगे, मैं डायरेक्टली इसी चीज़ को यूज़ कर लूँ, आगे बढ़ जाऊँ अब। ये लो, ए सफियर पासिस थ्रू 8 कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब, तो एक सफियर जो है वो एक क्यूब के 8 कॉर्नर से पास हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बड़े से बड़ा क्यूब है, लार्जेस्ट क्यूब है, यानी कि क्यूब के जो वर्टिसिस हैं वो सफियर के सरफेस को टच कर रहे हैं, सफियर उनके वर्टिसिस से पास हो रहा है। क्यूब के ये जो वर्टिसिस हैं ये जो हैं ये सफियर इनमें से पास हो रहा है, इनमें से, यानी कि बड़े से बड़ा क्यूब लिया गया है। ठीक है, वही चीज़ है, लार्जेस्ट क्यूब एक सफियर में से निकाला गया है। तो जब भी ऐसा हो तो क्या होता है, तो ये होता है डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब का डायगोनल या क्यूब डायगोनल
इज इक्वल टू सफियर डायमीटर। ठीक है, सिंपल। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सफियर, सफियर का वॉल्यूम बताया उसने, हमें क्या बताया, क्यूब की साइड बताई है 14, तो क्यूब का डायगोनल क्या होगा, वो हो जाएगा 14√3, और सफियर का डायमीटर यानी कि 2 इंटू आर। तो सिंपल है भाई, 2 7 14, रेडियस इज इक्वल टू 7√3। तो हमें क्या बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है, बता देंगे। पाई को उसने ओपन कर रखा है, 4/3 वॉल्यूम ही बताना है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। यूनिट डिजिट देखते हैं, 4 दूनी 8 तथा 2√3 आना चाहिए। एक तो √3 आएगा, तो ये दोनों कट गए। ठीक है, यूनिट डिजिट दोनों में 2 है। अब मैं डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, 11 की डिविजिबिलिटी, 4 की भी चेक कर सकते हैं, दोनों में 12 है, तो मैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो 2 और 5, ये तो 11 से डिविजिबल है नहीं, एक ही बच गया, सारे एलिमिनेट हो गए, वो वाला होगा। ठीक है, हमारा जो उत्तर आएगा उसमें √3 भी है, यूनिट डिजिट 2 है, वो भी मैंने देखा, 4 की डिविजिबिलिटी से भी नहीं बनी बात, फिर 11 की डिविजिबिलिटी से बात बन गई। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। A cube of maximum volume, each corner touching the surface from inside is cut from a sphere। स्फीयर के सरफेस को अंदर से हर एक वर्टिसिस टच कर रहा है, यानी कि बड़े से बड़ा क्यूब हमने निकाला है। तो सिंपल सी बात है भाई, हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि क्यूब का जो डायगोनल है, क्यूब डायगोनल इज इक्वल टू स्फीयर डायमीटर। सिंपल, इनके बीच में रिलेशन है। तो यहाँ पर कई बच्चे ऐसे भी याद करते हैं, अगर ऐसा हो तो रेडियस इज इक्वल टू, रटना नहीं है, ऐसे समझना है, फिगर को समझना है, ये रट के नहीं रखा। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू दैट ऑफ द स्फीयर, इनके वॉल्यूम का रेशियो। तो क्यूब का डायगोनल क्या होगा, √3a इज इक्वल टू 2 इंटू आर। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब, पाई, पाई एज ए पाई ही है, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो मुझे a क्यूब बटे आर क्यूब चाहिए, बाकी सब तो है, तो यहीं से a बटे में r इज इक्वल टू 2:√3। a की वैल्यू 2 है तो r की वैल्यू √3 है, तो हम यहीं से निकाल लेंगे। सिंपल, ऐसे करने की जरूरत नहीं, हटो भाई। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 8 बटे में क्यूब बटे में स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका रेडियस है √3, तो 3√3। टू इज टू √3 पाई, ऑप्शन सी। ठीक है जी, आगे बढ़े, ऐसे ऐसे जितने भी क्वेश्चन हो कर लेते हैं। नेक्स्ट है भाई, अब तक हमने क्या किया कि बड़े से बड़ा क्यूब निकालेंगे हम स्फीयर से, अब की बार हम एक क्यूब में से एक स्फीयर निकाल रहे हैं। ठीक है, एक क्यूब में से हम एक स्फीयर निकाल रहे हैं। ये देखो, तो 2 केस हैं, एक तो है क्यूब इनसाइड स्फीयर, और ये बड़े से बड़ा है ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर क्यूब स्फीयर के इनसाइड हो, नंबर 1, तो यहां पर मैंने क्या बताया, अगर क्यूब अंदर हो तो क्यूब का डायगोनल, क्यूब का डायगोनल इज इक्वल टू स्फीयर का डायमीटर। क्या हमें ये रटने की जरूरत है, या एक बार उस फिगर को मन में विजुलाइज करने की जरूरत है। सेकंड केस है कि लार्जेस्ट स्फीयर इनसाइड क्यूब, तो इसकी रिलेशन आप मुझे बताओगे ये फिगर देख के। देखो, बहुत ही बढ़िया फिगर में लेकर आया हूं ताकि तसल्ली से आपको दिखे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्यूब की जो एज है, ये जो है, ये इसका डायमीटर होगी। मैक्सिमम कितना मोटा होएगा ये सिलेंडर, ये क्या बोलते हैं स्फीयर, ये गोला कितना मोटा, इसकी एज जितना। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि क्यूब साइड या फिर साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू स्फीयर डायमीटर, या फिर डायमीटर ऑफ स्फीयर।
ये समझने की जरूरत है कि अंदर अगर ये डाल दिया तो मैक्सिमम कितनी इसकी वो होगी, विड्थ कितना डायमीटर होएगा, जितनी इसकी साइड है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो क्या ये रटने हैं हमें? नहीं, रटने नहीं है, ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हमने रखनी है। अब एक बार ये करके देखो आप, मज़ा आ जाएगा। ए क्यूब इंस्क्राइब्ड इन ए सफियर ए, एक क्यूब को एक सफियर के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। सर्कमस्क्राइब से सफियर बी, अच्छा तो देखो एक सफियर है, इसके अंदर एक क्यूब डाल दिया, मैं 2D में बना रहा हूं, ये सफियर है ए, एक क्यूब इंस्क्राइब्ड इन ए सफियर ए, एक गोले ए में एक घन डाल दिया और उसके अंदर एक सफियर डाल दिया। इज सर्कमस्क्राइब अनदर सफियर बी, क्या बोल रहे हैं, क्यूब उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, जो बाहर है दूसरे वाले क्यूब के। आपने बताना है फाइंड द रेशियो वॉल्यूम ऑफ सफियर ए टू सफियर बी, इनके वॉल्यूम का रेशियो। तो दो सफियर, दुनिया के सारे सफियर सिमिलर होते हैं, वॉल्यूम का रेशियो बताना है, रेडियस का रेशियो मिल गया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, देखो ध्यान से, हमें इतना पता है कि बाहर वाला जो सफियर है उसके अंदर एक क्यूब डाल रखा है, उसके अंदर एक क्यूब डाल रखा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो क्यूब है इसकी एज मैंने मान ली ए, इसकी एज मैंने मान ली है सपोज ए, ठीक है। क्यूब बिकॉज दोनों के रिलेशन में है, तो अब मैं वो निकाल लूंगा, क्या बोलते हैं, क्यूब की अगर एज ए है, वैसे दो मानने में फायदा होगा, क्या पता हाफ करना पड़ जाए या कुछ करना पड़ जाए, ठीक है। बाहर वाले सफियर का जो डायमीटर है और उसके अंदर जो क्यूब है उसका जो क्या बोलते हैं डायगोनल है, वो दोनों इक्वल हैं, तो क्यूब का डायगोनल क्या हो जाएगा, √3, और बाहर वाले सफियर का रेडियस कितना हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस ऑफ ए वाला सफियर, यानी कि डायमीटर ऑफ ए वाला सफियर। बड़े वाले सफियर में के अंदर क्यूब है, तो बड़े वाले सफियर का डायमीटर इज इक्वल टू क्यूब का डायगोनल, तो RA इज इक्वल टू √3/2, देखो करना पड़ा ना हाफ। ऐसे ही ये जो क्यूब है इसके अंदर ये सफियर है, बी वाला सफियर जो है, तो क्यूब की जो साइड है वो बराबर होएगी अंदर जो सफियर है उसके डायमीटर के, यानी कि 2 इंटू रेडियस ऑफ बी वाला सफियर इज इक्वल टू क्यूब की साइड जो कि है 1, RB इज इक्वल टू 1/2। तो RA बटे में RB इज इक्वल टू √3/2 इंटू 1/2, √3 इंटू 1, इनके रेडियस का ये रेशियो है, तो इनके वॉल्यूम का क्या रेशियो होएगा भाई, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, तो इसका √3 गुना कर दो, तो 3√3:1। रटवाने को मैं आपको रटवा भी सकता हूँ ये, बट रटने की जरूरत नहीं है। हमने एक चीज़ की थी कि सर्कल हो उसके अंदर स्क्वायर हो, उसके अंदर सर्कल हो उसके अंदर स्क्वायर हो उसके अंदर सर्कल हो। अगर ऐसा हो तो बाहर की तरफ जाएंगे तो 1 डायमेंशनल चीज़ें √2 गुना होती जाएंगी, 2 डायमेंशनल चीज़ें 2 गुना होती जाएंगी। तो अगर ऐसे 3D चीज़ें हों तो बाहर की तरफ जाएंगे तो 1 डायमेंशनल चीज़ें √3 गुना होती जाएंगी। अब आप बोलोगे मज़ा आ गया, बट रटने की जरूरत नहीं है, 2 दिन के बाद आप भूल जाओगे। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आई नो ऑल ऑफ देम, उनमें से जो बढ़िया हैं, जो ज़रूरी हैं, जो रिलेवेंट है, वो मैं आपको बताऊँगा। मैं सारी चीज़ें जानूंगा, क्यों, बिकॉज ताकि मैं अपने काम को अच्छे से कर पाऊँ ना। तो ये आपका HW है भाई, तो ये मैं सिंपली ऑप्शन मार्क कर देता हूँ, टेक्स्ट सॉल्यूशन देखना। ये देखो, A spherical shaped sweet is placed inside cube of side 10 cm such that the sweet just fits the cube। एक गोल गोल लड्डू रख दिया गया है क्यूब के अंदर ताकि वह एग्जैक्टली फिट करता है, ठीक है। A fly is sitting on one of the vertices of the cube. What is the shortest distance the fly must travel to reach the sweet? मामला क्या है बताता हूँ। कुछ ऐसा मामला है कि ये एक डिब्बा है, इसके एक कोने पर यहाँ पर मक्खी बैठी है और ये स्वीट है। तो ये मक्खी इस मिठाई तक जाना चाहती है मिनिमम डिस्टेंस से, तो मिनिमम कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। ऐसे उड़ के बहुत सारी घूम के भी जा सकती है, बट ऐसे नहीं जाना चाह रही, जल्द से जल्द खाना चाह रही है, तो मिनिमम क्या डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। और बिल्कुल रिलेवेंट है, टेंशन मत लेना। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या चीज़ बताई थी, सुनो ध्यान से।
चलो इसको दो तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं इस क्यूब का डायगोनल बनाऊंगा तो ये वाला, सपोज ये वाला डायगोनल बनाऊंगा, तो ये डायगोनल सिमेट्री के कारण इस सफियर के सेंटर में से तो पास होएगा ही। समझने की कोशिश करिएगा, इस सफियर के सेंटर में से तो पास होएगा ही। हाँ जी, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायगोनल का हाफ, यानी कि √3। अगर ये साइड में ए मान लूं तो √3a का हाफ, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा रेडियस, क्योंकि ये जो है ये सफियर का भी सेंटर है, ये हो जाएगा रेडियस। तो हमें मक्खी का देखना है कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, हमें यही तो डिस्टेंस बताना है मक्खी का। तो पूरे √3a/2 माइनस में रेडियस घटा दूंगा। क्या आपको ये रटना है? रटना नहीं है। समझ में आ गई बात? अगर आप इसके अंदर एक सफियर डाल दोगे और ये डायगोनल बनाओगे तो ये डायगोनल इसके सेंटर से पास होएगा, सिमेट्री के कारण। कोई भी डायगोनल खींचोगे इसके सेंटर से पास होएगा, कोई भी डायगोनल ऐसे खींचोगे। ठीक है, तो एक तो ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है जी। या फिर एक और तरीके से देख सकते हैं, एक और मजेदार चीज देखो, कि अगर मैं एक काम करूं, इस पूरे डायगोनल की लंबाई यहां से लेकर यहां तक, पूरे डायगोनल की लंबाई कितनी है इस पूरे की? अगर साइड ए है तो √3a। इस पूरे में से मैं ये घटा दूं, ये वाला घटा दूं, ये क्या है? ये है सर 2r, बिकॉज ये सेंटर है, रेडियस r है, तो ये है 2r। तो अगर मैं इस पूरे में से ये घटा दूंगा तो जो डिस्टेंस हमें चाहिए था वो 2 बार आ गया, फिर उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे भी देख सकते हो। ठीक, ओके। एक और अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बताता हूं। हमने ये देखा है कि जब भी हम किसी भी कोने के अंदर एक सर्कल को प्लेस कर देते हैं तो हमेशा वहां पर एक स्क्वायर बनता है ऐसे, और स्क्वायर की जो साइड होती है वो सर्कल के रेडियस के बराबर होती है। मैं कई बार बता चुका हूं आपको प्लेन ज्योमेट्री। जब भी किसी भी कोने में अगर आप सर्कल को पुट कर दोगे तो एक स्क्वायर बनेगा, एक वर्ग बनेगा जिसकी साइड है सर्कल के रेडियस के बराबर। तो ऐसे ही किसी भी कोने के अंदर, अब ये 2D में है चीजें, ये है 3D में चीजें, तो किसी भी कोने के अंदर, कोना कौन सा? आपके कमरे का कोना, ये कमरे का कोना है, ये 3 दीवारें हैं। किसी भी कोने के अंदर किसी भी गोले को रख दोगे तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया है कि एक स्क्वायर बनेगा, 3D में एक क्यूब बनेगा, क्यूब बनेगा एक, मैं आपको दिखाऊंगा एनिमेशन। और जब ये स्क्वायर बनता है किसी भी कोने में, जब आप एक सर्कल को रखोगे तो सर्कल का सेंटर और उस कोने का ये जो डिस्टेंस है ये कितना होता है? ये है इस स्क्वायर का डायगोनल, √2r। ऐसे ही सफियर के सेंटर से कोने तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा उस क्यूब का डायगोनल, √3a, यहां से लेकर यहां तक। ये ऐसे आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरा डायगोनल है इसके एग्जैक्टली बीच में सेंटर होएगा सफियर का, सिमेट्री के कारण। तो पूरा डायगोनल √3a है, बटे में 2 हो जाएगा। बट आप ऐसे भी समझो, अब ये चीज मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये 2D वर्जन दिख रहा है आपको। एक स्क्वायर है, तो ये कॉर्नर मान लो, एक कॉर्नर के अंदर, स्क्वायर मत मानो, एक कॉर्नर के अंदर मैंने क्या किया है, एक इसको रख दिया है, क्या बोलते हैं, सर्कल को। तो इधर एक स्क्वायर बन रहा है जिसका रेडियस है r। ये एक्चुअल में 3D फिगर है, मैंने आपको 2D व्यू दिखाया है। अब जब 3D व्यू होएगा तब आप देखना। ये देखो, एक्चुअल में क्या है, कोने के अंदर एक सफियर रखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो, रुक गया क्या? ध्यान से देखो, अरे चलो चलने दो। तो इधर एक क्यूब बना हुआ है लाल रंग वाला, और इसके ऊपर नजर रखो। किसके ऊपर? ये सेंटर है अपने सफियर का। ये क्या है? ये डायगोनल है, क्यूब का डायगोनल है। तो किसी भी कोने में सफियर रख देंगे तो सफियर का सेंटर और वो जो कोना है उनका जो डिस्टेंस होएगा, बिकॉज एक क्यूब बनता है, एक क्यूब बनता है, और वो जो डिस्टेंस होता है वो होता है उस क्यूब का। और क्यूब की साइड क्या होती है? क्यूब की साइड होती है जो भी सफियर का रेडियस हो। देखो,
अब दिख रहा है क्या अच्छे से? अब दिख रहा है मस्त। देखो, ओए, अच्छा क्या ही दिख रहा है यार। ये एनिमेशन पता नहीं उतने अच्छे से नहीं चल रही जितने अच्छे से मैं चाह रहा हूँ। लो भाई, यहीं से ऑपरेट करता हूँ मेरे को। अब रुक गई ना? ठीक है, देखो, लेकिन मैं यहाँ पर रोकना नहीं चाह रहा। अब रुक गई। देखो अब ध्यान से, ये सफियर का सेंटर है भाई, ठीक है। ये रेडियस है सफियर का। ये जो क्यूब बना है ये ऐसे भी नहीं दिखेगा शायद। स्टार्टिंग में दिख रही है क्या ये? अब दिख रही है। देखो, ये सफियर का सेंटर है। हाँ जी सर। और ये पॉइंट कहाँ पर है? ये एग्जैक्टली सफियर के ऊपर है, जो बड़े वाला क्यूब है उसके ऊपर भी है। तो ये एग्जैक्टली रेडियस है सफियर का। ये भी एग्जैक्टली नीचे वाले फेस के ऊपर एक पॉइंट है, ये एग्जैक्टली रेडियस है। तो ये जो क्यूब बना हुआ है ना कोने में, ये जो क्यूब बना हुआ है, ये आर रेडियस, ये उस इस क्यूब की साइड है जो सफियर का रेडियस है। तो जब आप किसी भी कोने के अंदर सर्कल को रखते हो तो एक स्क्वायर बनता है जिसकी साइड सर्कल के रेडियस के बराबर है। तो ऐसे किसी भी कोने के अंदर जब आप एक सफियर को रख देते हो 3D में, तो इसके सेंटर तक, ये इसके सेंटर के साथ बना था ना स्क्वायर, एक तरफ तो कोना था, एक तरफ सेंटर है। ऐसे ही एक तरफ कोना होगा, एक तरफ इसका सेंटर होगा और एक क्यूब बनेगा, और ये हो जाएगा डायगोनल उसी क्यूब का। तो यानी कि किसी भी कोने में सफियर को रखेंगे तो उस कोने का सफियर के सेंटर से जो डिस्टेंस होएगा वो उस क्यूब का डायगोनल होगा, जिसकी साइड है उस सफियर की साइड के बराबर। क्यूब की साइड भी वही होगी, यानी कि आर। तो ये √3r होएगा। ये आपके नोट्स के अंदर लिखा हुआ होएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। करो फिर, करें फिर, चलिए जी। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द फ्लाई मस्ट ट्रेवल? तो फ्लाई जो है वो यहाँ पर बैठी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमने बताना है। तो इसके बताने के मैंने कई तरीके बता दिए। एक तो आप ये कर सकते हो कि भाई ये पूरा निकालो, या फिर वही कर लेते हैं। तो किसी भी कोने से किसी भी सफियर के सेंटर का डिस्टेंस कितना होएगा? मैंने क्या बताया, एक क्यूब का डायगोनल, जिस क्यूब की साइड है जो भी इस सफियर का रेडियस है उतने। सफियर का रेडियस मैंने मान लिया, इसने बता रखा है क्या? अच्छा, क्यूब की साइड है 10, तो सफियर का रेडियस हो जाएगा जी 5, ठीक है। तो ए बी या फिर ए ओ कितना हो जाएगा? ए ओ हो जाएगा √3 इंटू में 5। सफियर की साइड है, सफियर का रेडियस 5 है, तो उस क्यूब का डायगोनल, जिसकी ऐसे क्यूब बनता है कोने में जिसकी साइड 5 है, ए ओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ए ओ माइनस बी ओ। बी ओ क्या है? बी ओ है भाई साहब रेडियस। तो ए ओ माइनस बी ओ, ये अपना उत्तर है। इतना डिस्टेंस मक्खी को ट्रेवल करना पड़ेगा। अब ये मत सोचना कि ये क्या मक्खी वक्खी आ गई है तो इरिलेवेंट है, इरिलेवेंट नहीं है, ठीक है। 5√3, 5 कॉमन ले लिया होगा, ऑप्शन डी। चलो, वैसे ये डायग्राम मैंने बनाया था ना, ये भी अच्छा है। चलो, टू सफियर्स ऑफ इक्वल रेडियस आर टेकन आउट बाय कटिंग फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब। एक क्यूब में से 2 सफियर काटे गए हैं। जस्ट एक बार ये क्वेश्चन आया, ऐसे बार बार नहीं आते। व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ईच सफियर? तो 2 सफियर काटे गए हैं इक्वल साइज के, तो कैसे? ऐसे, एक क्यूब में से 2 सफियर काटे गए हैं इक्वल साइज के, तो आप ऐसे तो नहीं काटोगे ना, क्यूब में से अगर आप काटोगे, ऐसे करके 2 सफियर काट लिए,
अगर बड़े से बड़े आपने काटने हैं तो ये डायगोनल है, ऐसे काटने पड़ेंगे, ऐसे। ठीक है, तो बताओ, मैंने आपको बता दिया है ये कैसे करना है अब तक, इसीलिए वो बताया था। पिछले क्वेश्चन तो दूसरे तरीकों से भी हो सकता था कि जब किसी भी सफियर को अगर कोने में रखा जाए तो कोने और सफियर के सेंटर का डिस्टेंस क्या होएगा, जो भी उसका रेडियस है √3r। यहां पर एक क्यूब बनता है और यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा बड़ा डायगोनल है, ये पूरा बड़ा डायगोनल है इस बड़े वाले क्यूब का, पूरा डायगोनल है। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होएगा √3r और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होएगा रेडियस, सफियर का रेडियस। और इस सफियर का सेंटर मैंने ये मान लिया, तो ये डिस्टेंस होएगा r और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा √3r। अगर मैं इन दोनों सफियर्स का रेडियस r मान लूँ तो आगे आप करो, सब कुछ तो मैंने बता दिया। तो भाई ये जो क्यूब है इसका डायगोनल, इसकी साइड बताई है क्या उसने? उसने इसकी साइड बताई है, इसकी साइड है इतनी, तो इसका डायगोनल कितना होएगा? ये इसका डायगोनल है, साइड इंटू √3। इसके डायगोनल की वैल्यू हम देख लेते हैं, √3r प्लस √3r यानी कि 2√3r प्लस में r प्लस r 2r इज इक्वल टू 12 प्लस 14 √3 इंटू में √3। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 2 और r कॉमन ले लूँ ये आ जाएगा √3 प्लस 1। तो यहाँ से भी ऐसा कुछ कॉमन ले लोगे, √3 प्लस 1 आ जाए अगर आ सकता हो तो देखो अगर आप 4√3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर √3 बच जाएगा, तो √3 प्लस 1 दोनों तरफ से कट जाएगा। ठीक है जी, 2 दूनी 4, तो √3 इंटू √3 3, 3 दूनी 6, देयरफॉर r इज इक्वल टू 6। ये जो अपने सफियर हैं इनका रेडियस 6 होएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ईच सफियर? तो हर एक सफियर का मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि बड़े से बड़े सफियर हमने काटे हैं। काटने को तो हम ऐसे भी काट सकते थे, तो ऐसे छोटी छोटी कंचे जो आते थे उतने छोटे छोटे काट लें, क्या फ़र्क है, बट बड़े से बड़े काटने हैं, इसी कारण ये हम पढ़ रहे हैं। तो r इज इक्वल टू 6, तो ईच का पूछा है ना वॉल्यूम, तो निकाल देते हैं भाई, पॉइंट में है ना, 4/3 पाई r³। ये कट जाएगा, उसके बाद ये कटेगा नहीं है ना, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो भाई 6 6 के 36 दूनी 72, और यहाँ से मैंने 4 उठाया, यहाँ से 2 उठाया, 4 दूनी 8, 8 से मैं 72 को गुना कर रहा हूँ, 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57। ठीक है, मैंने 72 को 8 से गुना, 8 दूनी 16। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर 11 छोड़ दिया था, उससे इसको गुना कर रहा हूँ, 6 7 और 6 13, 7 और 5 12 और 1 13, 5 और 1 6, तो 7 में 63 नहीं गया, 7 5 35, 905 1/7, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, मेरे ख्याल इस टाइप के सारे सवाल अपने कवर हो गए हैं, तो इस तरह के सवाल हम अगले लेक्चर के अंदर के अगले लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना एनफ है, अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे। अपना फीडबैक ज़रूर देना अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसके अंदर। बाय बाय, टेक केयर मेरे भाई।